टॉपिक चल रहा है रीनल डिसऑर्डर्स। हमारे गुर्दों के अंदर होने वाली ख़राबियाँ। एक टॉपिक हमने बेटे कवर कर लिया, दैट आर रीनल स्टोन्स आर किडनी स्टोन्स। हम देख चुके हैं कि किडनी स्टोन्स के कॉजेज़ क्या हैं, किडनी स्टोन्स के रिमूवल के मेथड्स क्या हैं। आज है बेटे हमारा नया टॉपिक, दैट इज़ किडनी फेलियर या रीनल फेलियर। अब रीनल फेलियर से मुराद है कि गुर्दों का अपना काम मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पे छोड़ देना, फेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन completely और partially। अब बेटे हमारे किडनी का काम क्या था? हमारे किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन था। हमारे किडनी ने हमारे जिस्म के अंदर वाटर एंड साल्ट्स की एक ख़ास मिक़दार रखनी थी। अब वाटर और साल्ट्स की एक ख़ास मिक़दार रखने से क्या होना था? ब्लड पीएच जो है वो मेंटेन रहनी थी। ब्लड पीएच जो है वो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एंजाइम्स जो हैं वो एक ख़ास पीएच पे काम करते हैं। अगर पीएच उससे तब्दील होती है तो एंजाइम काम नहीं करते। अब ये फंक्शन जो है हमारे किडनी का डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये किन वजूहात की बिना पर रीनल फेलियर होता है? बेटे लीडिंग काज जो है इसका, दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। शुगर की बीमारी जिसे हम कह देते हैं। अगर किसी पर्सन की शुगर लेवल ज़्यादा रहती है, ज़्यादा रहती से मुराद कि फास्टिंग लेवल अगर उसका देखा जाए तो मोर देन 100, और अगर रैंडम में उसके ब्लड शुगर लेवल्स देखे जाएं तो 180 से ज़्यादा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे किडनीज़ को डैमेज करते चले जाते हैं और यहाँ तक कि वो अपने फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते। दूसरा लीडिंग काज बेटे, दैट इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन से मुराद ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा हो जाना। ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे किडनीज़ जो हैं वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। अब वजह हमने पढ़ा था कि इसका रीनल कैप्सूल जो है उसमें ग्लोमेरुलस मौजूद होता है, कैपिलरीज़ का नेटवर्क मौजूद था। वहाँ पे ऑलरेडी ब्लड का प्रेशर जो था वो बहुत ज़्यादा था। हमने प्रेशर फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में देखा, ऑलरेडी ब्लड प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा है, जबकि हमारा तब बाकी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल था। जब हमारी बाकी बॉडी का भी प्रेशर बढ़ जाएगा तो ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? मज़ीद बढ़ जाएगा, और इस हद तक बढ़ जाएगा कि ग्लोमेरुलस जो हैं वो फटना शुरू हो जाएंगे। जब वो फट जाएंगे, अब जो कुछ भी उस ब्लड में उस लोकेशन पे पहुंचेगा वो सारे का सारा बोमेन कैप्सूल में चला जाएगा। अब जब बोमेन कैप्सूल में वो चला जाएगा तो वो उस एफिशिएंसी के साथ एब्जॉर्ब एंड रीअब्जॉर्ब या सिक्रीशंस वो कोई प्रोसेस नहीं हो सकेगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? वो यूरिन में
पास होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हमारे गुर्दे फेल हो गए, वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर रहे। अपना काम ना कर पाना, दैट इज़ रीनल फेलियर। अब सडन इंटरप्शन टू ब्लड सप्लाई टू आवर किडनीज। हमारे किडनीज को जाने वाली ब्लड सप्लाई जो है उसमें किसी भी वजह से डिक्लाइन आ जाए, कमी आ जाए, रुकावट आ जाए, तो तब भी हमारे किडनीज जो हैं वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाते। मसलन एकदम से या ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, ब्लड प्रेशर लो हो गया, किडनीज को ब्लड सप्लाई कम हो गई, हमारे किडनीज जो हैं वो अपना ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, ओवर डोजेज ऑफ अब इस ओवर डोजेज के अलावा भी ड्रग्स इफ़ेक्ट करती हैं। पहली बात, ओवर डोजेज ऑफ ड्रग्स पे आते हैं। कोई मेडिसिन लंबा अरसा तक इस्तेमाल की जाती है तो वो रीनल फेलियर का काज बन सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। ये जो आपकी पेन किलर्स हैं, जो हम एवं हमारी मतलब एक आदत है, शौकियाता नहीं, थोड़ा सा बॉडी पेन हुआ और पेन किलर खा ली। पेन किलर सबसे लीडिंग काज है हमारे रीनल डैमेज का। फिर आजकल के हमारे हकीम हजरात वो जिस तरह की मेडिसिन्स देते हैं उनमें स्टीरॉइड्स, उनमें हैवी मेटल्स के कुश्ते, हैवी मेटल्स, वो हमारे जिस्म के लिए तबाहकुन है, ख़ास तौर पे हमारे लीवर और किडनी के लिए। जितने भी हमारे फ़िल्टर करने वाले ऑर्गन्स हैं उनके लिए वो जहर से कम नहीं है, तो वो हमारे किडनीज़ को डैमेज कर देते हैं। ओवर डोजेज ना सही, सर्टन ड्रग्स भी वो हमारे किडनीज़ के लिए डैमेजिंग साबित होती हैं। तो इसलिए हमेशा जो मेडिकेशन है वो आपके अपने किसी पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर की ज़ेर निगरानी आपकी मेडिकेशन होनी चाहिए। आपकी ख़ुद से मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा बेटे, अब इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? ये तो हो गए काजिज़। किडनी फेलियर में अलामात क्या होंगी? अब इसके फंक्शन को सिर्फ नोट करो, आपको अलामात खुद ब खुद पता चल जाएंगी। फंक्शन क्या था कि एक्स्ट्रा साल्ट्स जिस्म से खारिज हो जाएं, लेकिन जो ज़रूरी साल्ट्स हैं वो रिटेन हो रहे हैं। पानी की एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो खारिज हो जाए, लेकिन जो ज़रूरी अमाउंट है वो जिस्म में बाकी रहे। अब इस केस में क्या होता है, हमारे जो साल्ट्स हमारे जिस्म से खारिज होने चाहिए थे, जैसे कि वेस्ट मटेरियल, वो खारिज नहीं होते। एक मामूली सी हद तक खारिज हुए, बाकी जो है वो हमारे जिस्म के अंदर ही रिटेन करेंगे, हमारे जिस्म के अंदर ही रहेंगे। हाई लेवल्स ऑफ यूरिया, क्रेटिनिन एंड यूरिक एसिड, ये सब वेस्ट थे। एक ख़ास पॉइंट से आगे हमारे जिस्म को नहीं चाहिए थे, लेकिन अब किडनीज़ अपना चूँकि फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसलिए ये हमारे जिस्म से उतनी मिकदार में खारिज नहीं हो सकेंगे जितने में होने चाहिए। अब ये चूँकि साल्ट्स हमारी ब्लड पीएच को तब्दील करेंगे, और ब्लड पीएच तब्दील होने से एक जो उसका वाज़े इंडिकेटर
दैट इज़ वॉमिटिंग। आपको मतली महसूस होगी, आपका वज़न कम होता जाएगा। नौजिया, मतली महसूस होना, वॉमिटिंग, उल्टी का आना, एंड नेक्स्ट वन इज़ वेट लॉस। अब आपके लेवल पे बेटे जो फंक्शनिंग थी वो सिर्फ एक सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताई गई। हमारे ब्लड के अंदर ब्लड प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। ब्लड प्रोटीन्स जो हैं वो जहाँ पे उनका ट्रांसपोर्टरी फंक्शन होता है वहाँ पे हमारे जिस्म के बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है। मसल्स सारे प्रोटीन हैं। हमारे ब्लड में मौजूद वो प्रोटीन जो है वो हमारे जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाती है। जब वो प्रोटीन जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाती है तो ये अलामत वेट लॉस जो है वो होना शुरू हो जाती है। रीनल फेलियर के जो खुदा ना खास्ता आप में से किसी ने पेशेंट देखा हो, अच्छा खासे होते हैं, देखते ही देखते वो हड्डियों का ढांचा बन जाते हैं। क्यों? उनके प्रोटीन्स जो यूरिन में खारिज नहीं होने चाहिए थे वो आना शुरू हो जाते। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ब्लड इन द यूरिन, बार बार पेशाब आना, और उसके अलावा बेटे ब्लड इन द, अब जिन में ग्लोमेरुलस फट चुके वो काम नहीं कर रहे, ब्लड सारे का सारा बोम एंड कैप्सूल के अंदर, उसमें से ब्लड जो है वो हमारी लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले से कलेक्टिंग डक्ट्स में, वो तो वापस रीअब्जॉर्प्शन तो नहीं उसकी हमने पढ़ी थी कहीं में। ब्लड तो रीअब्जॉर्ब होता नहीं पड़ा था, ब्लड तो आ ही नहीं रहा था, फिल्ट्रेट आ रहा था नॉर्मल किडनी के अंदर। लेकिन अब क्या हो रहा है, ब्लड आना शुरू हो गया और ब्लड की रीअब्जॉर्प्शन हमने नहीं पढ़ी। इस तरह इन सारी चीज़ों के साथ साथ इनके रिलेटेड प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाते हैं। ब्लड की कमी, बॉडी जो है वो फेंट सी नज़र आएगी, येलो सी नज़र आएगी, ब्लड जो है वो बॉडी में कम होता जाएगा, सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा। ये इनके अलावा आपकी बुकिश के अलावा मैं बता रहा हूँ। अगर डॉक्टर उनको एवेलुएट करके उनको प्रेस्क्राइब नहीं करते कि आपने पानी की कितनी मिकदार लेनी है, वो नॉर्मल रूटीन गुजारता रहेगा, उसके फेफड़ों के गिर्द पानी डलना शुरू हो जाएगा, हार्ट की जो मेम्ब्रेन है उसमें पानी आना शुरू हो जाएगा। उसके नतीजे में क्या होगा, सांस लेने में तंगी होना शुरू हो जाएगी, उसके हार्ट जो हैं उसके अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। मिनरल बैलेंस चेंज होने से, ये जो साल्ट्स हमने पढ़े हैं, साल्ट्स के बैलेंस के चेंज होने से भी कार्डियक डिसफंक्शनिंग हो सकती है। हमारे बॉडी फ्लूइड्स जो एक ख़ास लेवल पे रहने चाहिए थे जिस्म में वो नहीं रह पाते, वाटर लेवल भी बढ़ जाते हैं। हम ये जो रीनल फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनके हाथों, पाँव, चेहरे पर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, अडीमा, वो वाज़े सिम्टम्स हैं। और ये चीज़ें बेटे इरिवर्सिबल होती हैं। डेफ्रोन एक दफ़ा डैमेज हो गया, रिपेयर के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था 9th में मियोसिस माइटोसिस में, नेफ्रॉन न्यूरॉन्स ये किस फेज़ में रिजाइड कर रहे होते हैं, जी नॉट फेज़ में। और जी नॉट फेज़ जो होती है वो नॉन रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल भी होती हैं खैर, लेकिन ये दोबारा डिवाइड होने की सलाहियत नहीं रखते, इसलिए इनमें रिपेयर के चांसेस जो हैं वो भी कम होते हैं। अब इन सारी अलामात के साथ जीना पड़ता है जब तक जीना पड़ता है। अब इनको रिप्लेसमेंट के तौर पे, एक रेमेडी के तौर पे, मैं ट्रीटमेंट नहीं उसको कहता, आपकी बुक ने उसको ट्रीटमेंट लिखा है, वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो एक रेमेडी है, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। क्या नाम देते बेटे उसे हम? डायलिसिस।
डायलिसिस क्या प्रोसेस है? हमारे ब्लड को साफ़ करने का तरीक़ाकार। जो फंक्शन हमारा किडनी परफॉर्म कर रहा था वो आर्टिफिशियली जो है इस प्रोसेस के ज़रिए करने की कोशिश की जाती है। दैट इज़ नॉट एज एफिशिएंट एज आवर किडनीज वर्क, बट इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री फॉर द सस्टेनिंग ऑफ लाइफ। वो इस जैसा अच्छा नहीं है, लेकिन ज़िंदगी को चलाने के लिए किसी हद तक वो एक कंप्रोमाइज़ है जो कि किया जा सकता है। डायलिसिस में आर्टिफिशियली हम ब्लड को क्लीन करते हैं, मतलब इसमें से एक ख़ास हद तक वेस्ट मटीरियल्स निकाल देते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी रिमूव हो जाता है और ब्लड जो है वो दोबारा पंप इन कर दिया जाता है हमारे जिस्म के अंदर। अब ये जो डायलिसिस है ये दो तरह से हो सकता है। एक को हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, और दूसरे को बेटे हम नाम देते हैं हीमोडायलिसिस। व्हाट इज पेरिटोनियल डायलिसिस? ये जो हमारी कैविटी है जिसके अंदर ये आंतें मौजूद हैं, इस कैविटी को हम नाम देते हैं पेरिटोनियम। अब इसके पेरिटोनियल कैविटी अब इसके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है, एक तह मौजूद है जिसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियम का। इस हमारी जो कैविटी है इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन है जिसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियम। अब इस पेरिटोनियम में कट लगाया जाता है छोटा सा, उस कट के ज़रिए डायलाइज़र फ्लूइड जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब इस डायलाइज़र फ्लूइड की जो मोलैरिटी होती है या आप कंसंट्रेशन कहते हो, वो ब्लड की निस्बत चेंज होती है। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क भी मौजूद है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा ब्लड आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब उस फ्लूइड को थोड़े अरसे के लिए, एक ख़ास टाइम के लिए इस जगह पे रहने दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो वेस्ट मटीरियल एंड साल्ट्स एंड एक्स्ट्रा वाटर वो ऑस्मोसिस के ज़रिए डिफ्यूजन के ज़रिए हमारे ब्लड से उस डायलाइज़र फ्लूइड के अंदर शामिल हो जाते हैं और स्पेसिफाइड टाइम के बाद उसको वापस बाहर निकाल लिया जाता है, इंजेक्ट आउट कर लिया जाता है और उससे हमें किसी हद तक एक रिलीफ मिल जाता है कि ब्लड में मौजूद वेस्ट मटीरियल्स और एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स वो हमारे जिस्म से बाहर खारिज हो जाते हैं। लेकिन ये कोई परमानेंट हल नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस है हीमोडायलिसिस, डायलिसिस का दूसरा तरीका। अब यहाँ पे ये जो वर्ड हीम है बेटे, दैट मीन्स ब्लड। अब इसमें डायरेक्टली ब्लड इन्वॉल्व होता है। होता कैसे है, हमारे जिस्म के किसी भी हिस्सा से जहाँ पे कोई मोटी आर्टरी या वेन गुजर रही होती है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको जोड़ दिया जाता है, फिस्चूला बना दिया जाता है। उसको हम अपनी लैंग्वेज में हम कहते हैं फिस्चूला बना दिया। अब एक नीडल आर्टरी में लगती है, दूसरी नीडल वेन में लगती है, लेकिन जो आर्टरी में लगी उससे ब्लड जाएगा एक आर्टिफिशियल किडनी के अंदर। आर्टिफिशियल किडनी से बरात डायलिसिस मशीन। आर्टरी चूंकि ब्लड को अवे लेके जाती है फ्रॉम हार्ट, वो उससे लगी हुई नीडल डायलिसिस मशीन में लेके जाएगी ब्लड,
वहाँ पे मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं, फिल्टर्स लगे होते हैं, डायलाइज़र फ्लूइड मौजूद होता है जो कि कोशिश करता है कि हमारे जिस्म में जो वेस्ट मटेरियल, साल्ट्स, पानी, उसको निकाल लिया जाए। दूसरे सिरे से मशीन के हमारा ही ब्लड जो साफ़ शुदा हो चुका वो वापस इंजेक्ट किया जा रहा होता है। अब इसमें हरगज़ ये मतलब नहीं है कि उस आर्टरी में सारे का सारा ब्लड आ जाता है तो वो मशीन में चला जाता है और एक ही चक्कर में वो साफ़ होके वापस इंजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता। इस आर्टरी में वही ब्लड आना है जो उसके हिस्से में आ रहा है, बाकी ब्लड हमारी बॉडी में मौजूद है। वो ब्लड जाएगा, उसमें से वेस्ट निकलेंगे, उतना ही ब्लड वापस हमारे जिस्म में वापस आएगा। अब ये प्रोसेस तकरीबन 3 से 4 घंटे तक किया जाता है। अब वो 3 से 4 घंटे तक का जो हमारा सफ़र है उसमें ऑलमोस्ट हमारे जिस्म का ब्लड सारे का सारा एक दफ़ा क्लीन आउट हो चुका होता है। लेकिन बेटे इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, वो हमारे ओरिजिनल किडनी की रिप्लेसमेंट नहीं है। वो डायलिसिस में चाहे ये हो चाहे ये हो, हमारा जो ब्लड नॉर्मल क्रेटिनिन होता है वो 0.1 से 1.1 होना चाहिए, जबकि रीनल फेलियर के पेशेंट्स में ये 10 तक पहुंच जाता है। अब मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं कि ये जो अगर ये करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस, तो इस पेरिटोनियल डायलिसिस करने के बाद हो सकता है ये 10 से 6 हो जाए। नॉर्मल में तो नहीं गया, ये हमारे किडनी ही कर सकते थे। ये उससे अच्छा है, ये हो सकता है इस क्रेटिनिन को 10 से 4 या 3 के आसपास ले जाए। 1.1 से नीचे तो नहीं हो सका। बहरहाल ना होने से होना बेहतर। अगर ये डायलिसिस नहीं होंगे तो ये क्रेटिनिन लेवल मजीद बढ़ता चला जाएगा, जो कि जानलेवा साबित होता है। अब ये जो हीमोडायलिसिस का प्रोसेस, इसमें बेटे एक बंदा तो वो जो बेचारा सफ़र कर रहा है 3 से 4 घंटे एक ही पोजीशन पे उसको लेट के या बैठ के उसको वो प्रोसेस करवाना पड़ता है। अब वो बंदा इतना ठीक या इतना अच्छी कंडीशन में नहीं होता कि वो अकेला ही उठ के चला जाए, डायलिसिस करवा के वापस आ जाए। अब उसके साथ भी कुछ बंदों को फिर फिक्स होना पड़ता है, एक या एक से ज़्यादा। मतलब ये एक पेनफुल प्रोसीजर के साथ साथ एक हेक्टिक जॉब भी है, जो कि नफ्सियाती तौर पे भी, और जो बंदा बेचारा साथ उसके सफ़र कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, उसके लिए भी एक जंग के तौर पे असाबी भी फिज़िकल भी ये साबित होती है। और इसमें ग्रेट केयर का ख्याल रखा जाता है। ये ना हो कि उसकी आर्टरी से ब्लड निकले और मशीन में जम जाए। उसमें उसको ब्लड को जमने से रोकने के लिए अद्वियात भी साथ दी जा रही होती। ये ना हो कि कहीं से पाइपिंग लीक हो जाए, ब्लड ज़ाया हो जाएगा। ये जो जहाँ पे फिस्टुला बनता है, हमारी आर्टरी में ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसकी प्रिकिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ती है, और इसकी बाद में उन नीडल्स को रिमूव करने के बाद बैंडेज भी बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ती है, नहीं तो सडन यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता होता है। खैर, ये है बेटे एक तरीक़ेकार जिसको हम रीनल फेलियर की एक ट्रीटमेंट के तौर पे ले सकते हैं। मैं रेमेडी बोलता होता हूँ, लेकिन ये एक ट्रीटमेंट के तौर पर ली जा सकती है जिसमें टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। वहीं पर एक दूसरा तरीका भी है, दैट इज़ रीनल ट्रांसप्लांट।
रीनल ट्रांसप्लांट से क्या मुराद है बेटे? सपोज ये हमारा एक नॉर्मल पर्सन का यूरिनरी सिस्टम है। अब इस यूरिनरी सिस्टम में ये दोनों किडनीज नकारा हो गए। अब ये पेशेंट है, एक तंदुरुस्त आदमी का किडनी लेकर वो इसके साथ लगा दिया जाता है। अब जो काम इन दो गुर्दों ने करना था वहां पे ये काम एक गुर्दा करेगा। और एक जगह मैंने पढ़ा है, रेफरेंस याद नहीं है, मैं देखूंगा तो मैं रेफरेंस भी बताऊंगा आपको। दोनों किडनीज में से अगर एक किडनी 33% भी काम करता रहे तो हमारे जिस्म में ऐसी कोई तब्दीली भी नहीं आती, मतलब हम तंदुरुस्त रहते हैं। एक गुर्दा ख़त्म पूरा, दूसरा भी तकरीबन 70% ख़त्म, तो उसका 33% पोर्शन एक गुर्दे का काम कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे मैकेनिज्म रखे हैं कि बेटे हमारे जिस्म में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो एक किडनी तो फिर बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो एक हेल्दी पर्सन जो किडनी डोनेट कर रहा है वो भी ठीक रहता है, और जिसको ये किडनी लग जाता है उसका भी किसी हद तक काम चलना शुरू हो जाता है। अब किसी हद तक का वर्ड मैंने क्यों इस्तेमाल किया? किडनी फंक्शन पूरा करना शुरू कर देता है, लेकिन यहां पे मसला ये आ जाता है कि ये उसका अपना ऑर्गन नहीं है। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है, जो चीज़ अपनी नहीं है वो कबूल भी नहीं होती, खा ये टिशू मैचिंग के बाद लगता है। एवं ही तो किसी का लग ही नहीं सकता कि फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता मुझे चाहिए और कोई एक बच्चा उठ के कह दे जी मैं दे देता हूँ, नहीं। ये लगता टिशू मैचिंग के बाद ही है, प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही है कि टिशू कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इसमें रिजेक्शन आने के चांसेस मौजूद रहते हैं, चाहे वो रिजेक्शन एक दिन बाद आ जाए, चाहे वो रिजेक्शन 15 साल बाद आ जाए। इसके साथ भी लगातार मेडिकेशन खानी पड़ती हैं, मेडिकेशन होती रहती है ताकि टिश्यू रिजेक्शन को लेट किया जा सके। बहुत सक्सेसफुल रीनल ट्रांसप्लांट में भी मेडिकेशन पे रहना पड़ता है ताकि आपकी ये जो रीनल रिजेक्शन है या टिश्यू रिजेक्शन है वो ना आ जाए। इसलिए ये प्रोसेस भी बेटे हमारी नेचुरल नीड्स के साथ मीट नहीं करता। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ ही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस तरह की बीमारियों से बचाए, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं बेटे रिपीट कर देता हूँ, सिंपल सा टॉपिक आज हमारा, दैट इज़ रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्या है? आवर किडनीज फेल टू परफॉर्म देयर फंक्शन। हमारे किडनीज जो हैं वो अपना काम परफॉर्म करने में नाकाम हो जाते हैं। अब काम क्या था हमारे किडनी का? हमारे किडनी ने हमारे जिस्म के अंदर वाटर और साल्ट्स की मिकदारें एक ख़ास लेवल पे रखनी थी। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात बेटे हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, सडन इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू आवर किडनीज, ओवर डोजेज ऑफ ड्रग्स या ड्रग्स रिएक्शंस जो हैं वो हमारे किडनीज डैमेज का बाइस बनते हैं। सिम्टम्स क्या आती हैं उस मरीज़ के अंदर जिसमें, अच्छा साइन एंड सिम्टम्स, दो वर्ड्स मेडिकल में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, मैंने शायद बताया भी था पहले आपको। साइंस वो अलामात होती हैं जो मरीज़ डॉक्टर को बताता है कि मुझे ये महसूस हो रहा है। मरीज़ अपनी ज़ुबान में उसको समझाने की कोशिश करता है कि मुझे ये कुछ महसूस हो रहा है। सिम्टम्स जो हैं मोर डिफाइंड वर्ड है जो कि डॉक्टर महसूस करता है मरीज़ के अंदर। मतलब अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं? हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड क्रेटिनिन, देयर मे बी वॉमिटिंग ड्यू टू पीएच चेंज, देयर विल बी नोजिया,
देयर विल बी वेट लॉस ड्यू टू प्रोटीन लॉस, प्रोटीन लॉस होगी, साथ वज़न कम होता जाएगा। देयर विल बी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वो वॉल्यूम बनता जा रहा है जो नॉर्मली नहीं बनना चाहिए था, इसलिए बार बार यूरिन और बार रिसेप्टर्स जो हमारे ब्लैडर के अंदर मौजूद हैं, ताकि क्योंकि इसमें मिली हुई चीज़ें साल्ट्स, वेस्ट, ब्लड सेल्स, पस सेल्स, प्रोटीन्स वो ज़्यादा मौजूद होती हैं। ब्लड जो हमारा यूरिन है वो गाढ़ा हो चुका होता है, भारी हो चुका होता है, इसलिए वो बार बार हमें यूरिनेशन। ब्लड इन द यूरिन, मैंने बताया क्यों, जब हमारे ग्लोमेरुलस फट चुके वो सारे का सारा ब्लड जो है वो हमारे बोमेन कैप्सूल में भेज देंगे। अब इसके बेटे इलाज क्या है? दो है, डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांट। डायलिसिस में दो तरह का हो सकता है। डायलिसिस में एक्चुअली होता क्या है, आर्टिफिशियल किडनी के ज़रिए या आर्टिफिशियल डायलाइज़र की मदद से हमारे ब्लड के अंदर मौजूद वेस्ट मटेरियल्स को निकालने का प्रोसेस है। दो तरह का हो सकता है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस एंड सेकंड टाइप इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस हमारे पेरिटोनियम में इंजेक्ट कर दिया जाता है डायलाइज़र फ्लूइड। उस डायलाइज़र फ्लूइड में की पीएच कह लो, कंसंट्रेशंस कह लो, तब्दील होती हैं, इसलिए हमारे ब्लड से निकलकर वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर इस फ्लूइड के साथ शामिल हो जाता है और आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम इस डायलाइज़र फ्लूइड को निकाल लिया जाता है। इससे ज़रा अच्छी टेक्निक दैट इज़ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस कैसे, एक डायलिसिस मशीन होती है जो आर्टिफिशियल किडनी कह लो होता है, वो हमारी एक जिस्म की मेजर आर्टरी से ब्लड लेके उसमें भेजा जाता है, उसमें से ब्लड क्लीन होके वेस्ट मटेरियल्स की रिमूवल के बाद वापस हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इस अजाब से भी बचने के लिए एक और तरीका इख्तियार किया जा सकता है, दैट इज़ रीनल ट्रांसप्लांट। रीनल ट्रांसप्लांट में क्या किया जाता है कि पेशेंट जो है जिसके दोनों गुर्दे ख़त्म हो चुके, एक हेल्दी पर्सन से आफ्टर टिश्यू मैचिंग वो किडनी जो है इसके यूरिनरी सिस्टम में लगा दिया जाता है ताकि वेस्ट मटेरियल जो हैं वो अच्छा, अब ये भी जो है परमानेंट नहीं होता। ये किसी भी वक्त हमारा जिस्म जो है इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर सकता है, इसको फ़ौरन बॉडी समझते हुए ख़त्म करने की कोशिश करता है। ये एक दिन बाद आ जाए टिश्यू रिजेक्शन लगने के, चाहे 10 से 15 साल बाद आ जाए। जी बेटे।